दुनिया जंग में झुक चुकी है और इस बीच इसका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है। ईरान में बमबारी और भारत में इस पर सियासत भारी। देखिए जरा ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ये मिसाइल इजराइल और दूसरे मुस्लिम देशों में दाग रहा है। एक मिसाइल देखिए जेरूसलम में जाकर गिरी। ये तस्वीरें देख रहे हैं, मिसाइल हिट हुई है। जहां भी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है वहां मिसाइल हिट करती है। यह महज एक इत्तेफाक है कि इस जंग के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, पीएम नेतन्याहू से मिले थे, उनकी संसद को संबोधित किया था। इस मुलाकात के बाद जंग शुरू हुई। महज इत्तेफाक है, यह बात खुद इजराइल के विदेश मंत्री ने कही और उसके बाद खमनेई की मौत हो गई। इजराइल ने खमनेई को मार दिया। खमनेई की मौत के बाद अब भारत में सियासत हो रही है। कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं भारत चुप क्यों है। सोनिया गांधी सवाल कर रही हैं कि पीएम मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं खमनेई की मौत पर। अब देखिए जरा, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई की मौत हुई, उसके बाद अब सोनिया गांधी ने लेख लिखा है, चिट्ठी लिखी है। क्या लिख रही है सोनिया गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया ने लिखा, दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह तटस्थता नहीं, जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सरकार ने ना तो खमनेई की हत्या की निंदा की और ना ही संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने अमेरिका इजराइल के हमले को अनदेखा किया, केवल यूएई पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की निंदा की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आवाज उठानी चाहिए। हत्या से सिर्फ 48 घंटे पहले पीएम इजराइल से लौटे, वहां उन्होंने नेतन्याहू के समर्थन की बात दोहराई। रूस और चीन ने इस मामले में दूरी बनाए रखी। ऐसे में भारत का खुला समर्थन गलत संदेश दे सकता है। संविधान आंतरिक मामलों में दखल से मना करता है। यह सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधार रहे हैं। मौजूदा चुप्पी इन सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत की मदद की, जिससे कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच सका। यदि ईरान के मामले में भारत स्पष्ट नहीं बोलता तो छोटे देश भविष्य में उस पर कैसे भरोसा करेंगे। खमनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी पर संसद में चर्चा हुई। इसके बाद बीजेपी सूत्रों का जवाब सामने आया। सोनिया गांधी ने जिस चुप्पी का चित्रण किया वो भ्रामक है। यह टिप्पणी भारत की जिम्मेदार कूटनीति के प्रति भ्रांति भी है। कूटनीति को तुष्टीकरण तक सीमित नहीं किया जा सकता है और न ही इसमें घरेलू राजनीतिक लाभ देखा जा सकता है। भारत चुप नहीं है, लगातार संयम बरतने की अपील करता रहा है। गहरे आर्थिक संबंधों वाले देश के लिए ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है। सोनिया गांधी हमेशा चुनिंदा मुद्दों पर ही आक्रोश व्यक्त करती हैं। वो इस संघर्ष में फंसे लोगों की चिंताओं को ना के बराबर समझती हैं। उनकी ताजा टिप्पणियां तुष्टीकरण के नजरिए से ज्यादा प्रेरित हैं। यह विडंबना है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर चुप रहे, वही अब भारत के संयमित रवैये को कर्तव्यहीनता बता रहे हैं। खमनेई ने बार बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की। उन्होंने दिल्ली दंगों को लेकर दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत की तुलना गाजा से भी की, जो भड़काऊ थी। 2008 हमलों के बाद ईरान की प्रतिक्रिया निराशाजनक थी। यूपीए सरकार ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ मतदान किया था। 2011 में गद्दाफी की हत्या के वक्त यूपीए सरकार चुप रही। तब लीबिया के साथ भारत के काफी अच्छे रिश्ते थे। तब यूपीए सरकार गलत थी या अब मोदी सरकार? इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश सावधानी बरत रहे हैं, तो भारत पर मुखर होने का कोई दायित्व कैसे, कब और कैसे बोलना है, ये राष्ट्र हित में भारत तय करेगा। और देश में हो रही सियासत के बीच भारत की प्राथमिकता क्या है कि अपने लोगों को जो अरब में फंसे हैं उन्हें लेकर आए। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में देखिए, सऊदी अरब में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हो गया है। अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला किया। उसके बाद दावा है कि इराक में जो होटल था बताया गया जिसमें अमेरिकन मौजूद हो सकते हैं, उस पर अटैक किया गया। तो हर अरब मुल्क बहुत से लाखों की तादाद में भारतीय रहते हैं। जॉर्डन देखिए जरा, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ, रोज हमले हो रहे हैं। अब देखिए जरा, जॉर्डन में हमला हुआ, हमले के बाद देखिए घर में पर्दे जिस तरह से उड़े, उससे आपको अंदाजा होगा धमाका और धमक कितनी थी। आसपास लगभग 7 से 8 मध्य पूर्व के देश जो हैं उन सब पर अटैक हो रहा है। बहरीन में देखिए, बहरीन में भी बहुत से हिंदुस्तानी रहते हैं, बहरीन में भी अटैक हुआ है। बहरीन में भी अमेरिका के बेस पर हमला हुआ। दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर भी अटैक हुआ है। पोर्ट बताया जाता है जिस पर यह अटैक हुआ। अब देखिए जरा, अब भारत के लिए टेंशन यह है, इन सब अरब मुल्कों में 90 लाख से 1 करोड़ तक भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला कर दिया। 8 ईरानी ड्रोन को सऊदी ने हवा में गिरा दिया, लेकिन 2 ड्रोन दूतावास से टकराए तो आग लग गई। जंग के बीच ये है फुटबॉलर रोनाल्डो, सऊदी छोड़ दिया इन्होंने। रोनाल्डो अपने प्राइवेट जेट से पुर्तगाल रवाना हो गए। ईरान के हमलों पर सऊदी ने करारा जवाब देने की चेतावनी भी दी है और ट्रंप ने कहा है कि
अमेरिकी लोग तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ दें। यूएई रोज अटैक हो रहे हैं, यहां भी बहुत से भारतीय रहते हैं। ईरान के हमले से दुबई और शारजाह में बड़ा नुकसान हुआ है। दुबई में तो ईरान ने मिसाइल ड्रोन से डबल अटैक कर दिया है। पहले अमेरिकी सैनिकों की बिल्डिंग को ड्रोन से उड़ा दिया और फिर ऑस्ट्रेलियाई बेस अल मिरहात पर भी हमला किया है। अटैक के बीच यूएई के राष्ट्रपति दुबई मॉल में भी घूमते नजर आए। इसे यूएई में तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कतर में भी हिंदुस्तानी रहते हैं। ईरान ने कतर पर 92 मिसाइल और 17 ड्रोन से हमला किया है। कतर का दावा है कि 81 मिसाइलें और 11 ड्रोन उन्होंने मार गिराए, लेकिन 2 मिसाइल एयरपोर्ट और ड्रोन रडार स्टेशन से टकरा गई हैं। ईरान के हमले से कतर में काफी नुकसान हुआ है और इस हमले में कतर में करीब 20 लोग घायल भी हो गए। कतर ने इसे कानून का उल्लंघन बताया है और संयुक्त राष्ट्र से मदद की मांग की है। बहरीन में ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा हमला किया है। 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से बहरीन पर अटैक किया गया है। हमले से अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा है और कई तेल टैंकों में भीषण आग लग गई है। कुवैत, जहां अच्छा खासा तेल है, बहुत से भारतीय रहते हैं, 100 से ज्यादा मिसाइल और 300 ड्रोन अटैक किए गए। कुवैत में अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी अड्डे टारगेट पर थे। कल ईरान ने अमेरिका के 3 F-15 जेट यहीं गिराने का दावा किया था। अब 10 ड्रोन से फिर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। हमले को देखते हुए कुवैत में अमेरिका ने दूतावास को बंद कर दिया है। और इस मिसाइल बमबारी, ड्रोन अटैक के बीच जो भारतीय इन देशों में रह रहे हैं वो दहशत में, उनके परिवार जो भारत में हैं वो टेंशन में। जरा दुबई का आलम, दुबई में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग एयरपोर्ट्स पर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और दूसरा कोई विकल्प नहीं है उनके पास। बहुत से भारतीय जो फंसे हुए थे वो फ्लाइट के जरिए भारत आज लैंड हुए। उनकी खुशी, उनका सुकून अपनी सरजमी पर उतरने के बाद चेहरे पर साफ दिख रहा है। अब देखिए जरा कितने भारतीय फंसे हैं, कितने आ गए हैं और कितनों को अभी लाना है। ईरान संकट का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है उड़ानों पर। दुनिया भर की 9000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ये उड़ानें अरब देशों के 7 बड़े एयरपोर्ट से आने और जाने वाली थी। इसमें भारत आने और भारत से जाने वाली उड़ानें भी शामिल हैं। 3 मार्च को यानी आज मुंबई से 107 उड़ानें रद्द हो गई। दिल्ली से मध्य पूर्व के लिए करीब 80 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। उड़ानों के रद्द होने से लोग मध्य पूर्व देशों में फंस गए। एक अनुमान के मुताबिक 60,000 भारतीय इस वक्त फंसे हुए जो आना चाहते हैं। महाराष्ट्र के करीब 40,000 लोग मक्का मदीना में फंसे। अब फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश तेज हो गई है। एयर इंडिया का प्लेन दुबई से 149 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। इंडिगो की 4 स्पेशल चार्टर से लोगों को जद्दा से लाया जा रहा है। स्पाइस जेट की 4 स्पेशल फ्लाइट फुजैरा से भारत के लिए तय उड़ी है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने 2 स्पेशल चार्टर का इंतजाम किया हुआ है जो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से 164 लोगों को लेकर मुंबई पहुंचेगी। कल से दूसरी कंपनियां भी नियमित उड़ानें शुरू कर सकती हैं। सुनिए जरा जो भारतीय वापस लौट कर आए हैं वो क्या कह रहे हैं। इंटरसेप्शन और ये सब तो हो रहा है ना, लेकिन बहुत ही रेयर है। मतलब कोई किसी इलाके में हो रहा है, कभी किसी इलाके में हो रहा है, इस टाइप का है। हाँ, एक चेलिंग मैंने देखा है, एक इंटरसेप्शन मैंने देखा है। बहुत खुशी है हमारे को। हमारी बेटी 2 दिन बाद में वापस आई है। वहाँ पे काफी बुरा हाल है, तो हमारे को उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन में हमारी बेटियां वापस पहुंच जाएगी।